Good evening, friends. Now I welcome you all to this channel. Now SC has mandated eco-sensitive zones across all national parks, wildlife sanctuary of minimum 1 किलोमीटर। तो इसके क्या सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये सब सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह टॉपिक जीएस पेपर 3 सब सेक्शन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, ई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये वेरी रेलेवेंट टॉपिक है। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि एटलीस्ट 1 किलोमीटर जो हमारा कोर जोन होता है नेशनल पार्क, जिसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो इसके पेरीफेरी में एटलीस्ट 1 किलोमीटर का हमारा एक एरिया होगा जिसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है। यह जो जजमेंट था, एक पिटीशन डाला गया था तमिलनाडु में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। ये पिटीशन था TN गोदावरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इसका जो रिट पिटिशंस का स्कोप जो है वो वाइड कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी जजमेंट्स या डिक्री आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु वाले केस में अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये सारे नेशनल पार्क्स, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे अप्लाई होने वाला है। तो इसके हाइलाइट्स क्या हैं जजमेंट्स के, माफ़ कीजिएगा, ये 2011 है। फरवरी 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस फार्मुलेट किया था फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ESZ अराउंड ऑल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अप टू 10 किलोमीटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 10 किलोमीटर तक का ESZ घोषित करना सब जगह यूनिफॉर्मली प्रैक्टिकेबल नहीं है। उन्होंने ये हाईलाइट भी किया था कि जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई में है और गिंडी नेशनल पार्क जो चेन्नई में है, ये दोनों मेट्रोपोलिस में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे 10 किलोमीटर तक ESZ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और जो भी ESZ जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जो भी हमारा जो कोर जोन है उसके आस पेरीफेरी में ESZ जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा विड्थ का है, तो वो एज इट इज़ ही रहने वाला है, यानी कि वो प्रिवेल करने वाला है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया है, शेल नॉट बी परमिटेड। The judgment would apply in all states, union territories where the minimum ESZ is not prescribed। जहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है अप्लाई नहीं हो रहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहाँ पे मिनिमम ESZ का बाउंड्री नहीं है डिक्लेयर्ड, वहाँ पे कहना है कि ये जजमेंट वहाँ पे अप्लाई करेगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये पावर है वो अंडर आर्टिकल 142 के तहत आता है, जहाँ पे कहा जाता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवर ETC। सुप्रीम कोर्ट अपने एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। जहाँ पे इस तरह का एब्सेंस ऑफ लॉ जहाँ पे होता है फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 कैन पास डिक्री, और वो जो डिक्री है वो लॉ के बराबर माना जाता है। तो वही बात है, द जजमेंट्स वुड अप्लाई इन ऑल सच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर द मिनिमम ESZ इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। द कोर्ट डायरेक्टेड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनको 3 महीने के अंतर्गत जो भी ESZ के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी चल रही है उनको सारे का लिस्ट बना के देना है। कोर्ट ने ये भी इंटरेस्ट किया है PCCF को कि उनको इंश्योर करना है कि नो परमानेंट स्ट्रक्चर जो है ESZ में नहीं बन रहा हो। इको सेंसिटिव जोन कहते किसको हैं? नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक गाइडलाइंस जारी किया था सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि सारे नेशनल पार्क, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड एटलीस्ट 10 किलोमीटर का विड्थ में इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन एरिया डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का है। सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2011 में ही अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गाइडलाइंस जारी किया गया था। इसका पर्पस क्या है? ESZ को डिक्लेयर क्यों करना चाहिए सरकार? तो ESZ जो है वो नेशनल पार्क्स के पेरीफेरी में अप टू 10 किलोमीटर तक होगा। इसका ये होगा फ़ायदा क्या होगा कि ये एज ए बफर स्टॉक की तरह काम करेगा। मतलब जो भी इन्वायरमेंटल शॉक, जो भी क्लाइमेट शॉक आएगा वो पहले इसको अफेक्ट करेगा बिफोर अफेक्टिंग कोर जोन दैट इज़ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही है द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ESZ अराउंड नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट एंड सेंचुरी इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर।
This zone would act as a transition zones from areas of highly protected to those of involving lesser protections. तो ये highly protected areas है और ये lesser protected areas है, तो ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करेगा। और जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में, ये रेगुलेटरी इन नेचर है, और ये जो भी एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सारे प्रोहिबिटिव इन नेचर हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ESZ का। यहाँ पे टूरिज़्म भी अलाउड है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रिसर्च भी अलाउड है। तो इन सारी चीज़ों का ये रेगुलेशन होता है, दैट इज़ मना नहीं है, रेगुलेट कर करके एक्टिविटीज़ किया जा सकता है। लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जैसे सच एज रिसर्च और टूरिज़्म अलाउड है ही नहीं। अब इसके सिग्निफिकेंट क्या है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से, तो ये क्या करेगा कि ये इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जैसा देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरें बन रही हैं, तो शहरें बन रही हैं तो उसके विसिनिटी में कई नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो ये उसको डायरेक्टली अफेक्ट ना करे, इसीलिए उसके अराउंड एक जो है इको सेंसिटिव जोन्स बनाया जाता है। मतलब कि इसको अफेक्ट करने से पहले इसको अफेक्ट करे, तब तक हमारे पास टाइम होगा उसको रिवर्स करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये मिनिमाइज कर देगा द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अराउंड नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इन सिटू कंजर्वेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स हेल्प इन सिटू कंजर्वेशन विच डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वन हॉर्न्ड राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उनका इन सिटू कंजर्वेशन किया जा रहा है। मिनिमाइजिंग फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये भी सहायता करेगा। इको सेंसिटिव जोन्स मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली ये ज़्यादातर जो भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है वो नेशनल ये कोर जोन में रहते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये इको सेंसिटिव जोन है, जनरली पीपल अराउंड इसके बाहर ही रहते हैं, तो क्या करेगा एक बैरियर की तरह काम करेगा, दैट इज प्रोटेक्ट करेगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। चैलेंजेस क्या हैं इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स का, तो आपको पता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ते जा रही है, जो हमारी पॉपुलेशंस की नीड है, हाउसिंग्स, टूरिज़्म, इन सब वजहों के इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा जो है इको सेंसिटिव जोन्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे टूरिज़्म है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज सच एज इक्विलिप्टस जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ का वाटर टेबल ये बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। तो होता क्या है कि अदर स्पीसीज जो है वो वाइप्ड आउट हो जाते हैं, वाइप्ड आउट होने के कगार पे चले जाते हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे चले जाते हैं। तो ये भी इको सेंसिटिव जोन्स के एक चैलेंजेस है। क्लाइमेट चेंज हैज जनरेटेड लैंड वाटर एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन द ESZ। फॉर एग्जांपल्स फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स और द असम फ्लड्स विच बैडली अफेक्टेड काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स वाइल्ड लाइफ। लोकल कम्युनिटीज़ जो है उसका भी चैलेंजेस है। लोकल कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है बढ़ाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रोच कर रहे हैं ESZ में। तो इस तरह से ये भी एक चैलेंजेस है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा भी। बेहद क्या है, स्टेट जो है उसको बीच में आना पड़ेगा, नेचर और पीपल के बीच में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, बीच में स्टेट को आना पड़ेगा, पीपल के जो नीड है और जो नेचर्स का जो प्रोटेक्शन है इनको बीच में एज ए ट्रस्टी इनका बीच में आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो रोल है, जजमेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है, जस्टिस बोस ने ऑब्जर्व किया है दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट कन्फाइन इट्स रोल टू दैट ऑफ फैसिलिटेटर्स ओनली ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द इमीडिएट अपलिफ्टमेंट ऑफ द फॉर्च्यून्स ऑफ द स्टेट। तो ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ उसको विकास के मद्देनज़र कन्फाइन नहीं रहना है, उनको नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। और जो बिहार का जो जल जीवन हरियाली अभियान है, ये जो सिग्निफिकेंट नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा अभियान है, बिल गेट्स ने भी इनकी काफ़ी तारीफ़ की थी स्कीम में। उन्होंने कहा था कि इतने छोटे से प्रदेश में क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतना अवेयरनेस और इतनी अच्छी स्कीम चलाई जा रही है, तो उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना की थी। तो इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है ऑन द नेशनल लेवल। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन जय हिंद।